हेलो स्टूडेंट। और बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है आपका परिचय, उसको हम नहीं पढ़ेंगे। हम आपकी बायोलॉजी दूसरे चैप्टर से शुरू करेंगे। ठीक, तो जो दूसरा चैप्टर है वो थोड़ा थ्योरिटिकल बेस्ड है। तो इसमें क्या है कि हमारा काम है समझाना और आपका काम है लिखना। और जो हम यहाँ लिखवाते हैं तो उसको आप नोटबुक या किसी कॉपी में लिखते जाइए, और जहाँ पर आपको समझ में न आए तो उसको दोबारा पुश करके दोबारा से आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो जो पहला चैप्टर है देखो, और एक बात और, राइटिंग अगर आपको समझ में नहीं आती है तो जैसे बुक्स है आपकी, तो अपने पास बुक्स रखिए, क्योंकि लिखवाते तो बुक्स से ही है। ठीक, तो जहाँ पर जो समझ में नहीं आता आप अपनी बुक में देख सकते हो। ठीक, तो बायोलॉजी का जो दूसरा चैप्टर है वो है प्रोटोप्लाज्म, जीवद्रव। पूरा चैप्टर जीवद्रव पर आधारित है। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि आखिर ये जीवद्रव होता क्या है। ठीक, अगर सिंपल भाषा में हम समझें कि जीवद्रव होता क्या है, तो सभी जीवधारियों का जो शरीर होता है इनमें मुख्य होता है जीवद्रव। ठीक, जैसे सभी जीवधारियों का शरीर कई प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। ठीक, तो जो कोशिका जहाँ पर उपस्थित होती है वो जीवद्रव में ही उपस्थित होती है। तो सिंपल भाषा में अगर हम समझें तो जैसे कई बार क्या होता है, किसी को कुछ लग जाता है या कोई जख्म हो जाता है तो सफ़ेद सफ़ेद एक तरल पदार्थ सा निकलता है। ठीक, जीवद्रव एक सफ़ेद मटमैले कलर का चिकना एवं चिपचिपा पदार्थ होता है, और देखो ये अर्ध पारदर्शी होता है। ठीक, तो अगर हम जीवद्रव की डेफिनेशन लिखना चाहें तो जीवद्रव या जीव पदार्थ कई प्रकार के यौगिकों का बना होता है। अब यौगिक कार्बनिक भी हो सकते हैं और अकार्बनिक यौगिक भी हो सकते हैं। ठीक, तो जीवद्रव कई प्रकार के यौगिकों का बना होता है। एक ऐसा जटिल मिश्रण है, मतलब जीवद्रव या जीव पदार्थ कई प्रकार के यौगिकों का बना एक ऐसा जटिल मिश्रण होता है जो रासायनिक ऊर्जा को जैव ऊर्जा में बदल देता है। अब रासायनिक ऊर्जा को जैव ऊर्जा में बदलने का तात्पर्य क्या है? ठीक, तो जो रासायनिक ऊर्जा होता है वो जैव ऊर्जा में बदलता है, जिससे हमें जीवन जीने की शक्ति मिलती है। ठीक, अर्थात जीवन उत्पन्न होता है। बिना जीवद्रव के जीवन उत्पन्न नहीं हो सकता है। ठीक, और जो जीवद्रव होता है वो कई प्रकार के जटिल यौगिकों के मिश्रण से बनता है। ठीक, जैसे आपने देखा होगा कि कभी किसी को कोई जख्म हो जाता है तो सफ़ेद सफ़ेद तरल चिपचिपा पदार्थ निकलने लगता है। अगर हम सिंपल भाषा में देखें तो उसी को जीवद्रव कहते हैं। और प्रत्येक जीवधारी जो लिविंग थिंग्स है, जो सजीव है, उसका शरीर जीवद्रव से ही मिलकर बना होता है। ठीक, तो ये तो जीवद्रव की एक सिंपल परिभाषा हो गई, लेकिन कई वैज्ञानिकों ने जीवद्रव के बारे में अपने अपने अलग अलग मत दिए। लेकिन एक वैज्ञानिक थे मैक्स सुल्जे। तो जो मैक्स सुल्जे ने थ्योरी दी थी जीवद्रव संबंधी, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, और उन्हीं की थ्योरी को आज हम पढ़ते हैं। ठीक, तो बाकी वैज्ञानिकों की थ्योरी को उतनी मान्यता नहीं दी गई। तो जो मैक्स सुल्जे हैं इनकी थ्योरी को ज़्यादा मान्यता दी गई। तो मैक्स सुल्जे के अनुसार क्या है कि मैक्स सुल्जे के सिद्धांत के अनुसार सभी जीवधारियों का शरीर जीवद्रव से निर्मित इकाइयों का बना होता है। अब जीवद्रव से निर्मित इकाइयाँ क्या होती हैं? ठीक, इकाइयों का मतलब होता है शाखाओं से। ठीक, जीवद्रव में बहुत सी इकाइयाँ शाखाएं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया समझ लो। माइटोकॉन्ड्रिया किसके अंदर रहती है? कोशिका के अंदर। अब कोशिका के किसके अंदर रहती है? जीवद्रव के अंदर क्या रहती है? कोशिका। तो जो जीवद्रव से कोशिका को पोषण मिलता है। ठीक, अब कोशिका के अंदर जितनी भी इकाइयाँ रहती हैं वो किसके अंदर रहती हैं? जीवद्रव के अंदर। ठीक, तो अगर मेन कहा जाए तो मेन है जीवद्रव।
क्योंकि जीव द्रव से कोशिका को पोषण मिलता है और उसी कोशिका के पोषण से जो कोशिकांग होते हैं उनको भी पोषण मिलता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार सभी जीवधारियों का शरीर जीव द्रव से निर्मित इकाइयों का बना होता है। जीव द्रव एक जटिल पदार्थ है। अब जटिल पदार्थ क्या होता है कि जटिल का मतलब होता है इसकी जो प्रकृति है उसको समझना बहुत कठिन है, ठीक। क्योंकि जीव द्रव क्या होता है, सजीव होता है। जब इसको निकाल के इसका अध्ययन किया जाता है तो ये बहुत देर तक जीवित नहीं रहता है, इसकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए इसका अध्ययन बहुत ही कठिन होता है, ठीक। तो जितना भी अध्ययन अभी तक किया जा चुका है उतने अध्ययन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक। तो जीव द्रव एक जटिल पदार्थ है जिसमें जीवन के आवश्यक सभी लक्षण पाए जाते हैं। मतलब कोशिका संबंधी सभी लक्षण, कोशिकांगों के क्या लक्षण, ये सभी लक्षण जीव द्रव के अंदर पाए जाते हैं। सभी जंतुओं और पौधों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये तो आप जानते ही हैं कि जितने भी जंतु हैं या जितने भी पौधे हैं सभी का शरीर क्या से बनता है, कोशिकाओं से बनता है, ठीक। तथा कोशिका जीव द्रव की इकाई होती है और जो कोशिका होती है जीव द्रव की इकाई मतलब शाखा होती है, ठीक। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप लिखना चाहें तो पहली हेडिंग लिखेंगे प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव, ठीक, और नीचे लिखेंगे मैक्स सुल्जे के अनुसार, ठीक। और यहाँ पर अगर राइटिंग किसी को समझ में नहीं आती है तो आप किताब से देख सकते हैं और वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं, ठीक। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, देखिए हमने पहले बता दिया ये थ्योरेटिकल बेस्ड टॉपिक है, तो हम बोलेंगे और आपको अपनी नोटबुक में लिखते जाना है और जितना हम लिखवाएंगे उसको आपको क्या करना है, उसकी पिक लेके उसी ग्रुप में डाल लेना ताकि हम देखेंगे कि किसने लिखा है किसने नहीं लिखा है, ठीक। तो सभी बच्चों को क्या करना है, इतना लिखकर इसकी कॉपी पिक करके अपने ग्रुप में सेंड कर देना, ठीक। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है जीव द्रव का रासायनिक संगठन। अब रासायनिक संगठन क्या होता है, इसमें किस किस प्रकार के यौगिक पाए जाते हैं या कितने प्रकार के यौगिक पाए जाते हैं, ठीक, इनके बारे में हम जानेंगे। तो देखो शुरुआती दौर में जब विज्ञान की इतनी प्रोग्रेस नहीं हुई थी, ठीक, तो ये पता लगाना बहुत कठिन होता था कि हमारा जो जीव द्रव होता है, हर सजीव या हर जीव के अंदर जो जीव द्रव पाया जाता है उसमें कौन कौन से रासायनिक तत्व विद्यमान है। लेकिन जिस समय से या रासायनिक प्रौद्योगिकी हुई है चिकित्सा के क्षेत्र में समझो चाहे औद्योगिक के क्षेत्र में, मतलब विज्ञान बढ़ा है जब से, तो जीव द्रव का धीरे धीरे अध्ययन होता गया। तो आज तक जितना जीव द्रव का अध्ययन हुआ है तो उससे पता चलता है कि इसमें कौन कौन प्रकार के रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। वैसे तो आज से कुछ समय बाद जब प्रकृति में से 92 तत्वों की खोज हुई थी, ठीक, 92 तत्वों की, अभी तो खैर 117-18 तत्वों की खोज हो चुकी है, लेकिन जब तक 92 तत्वों की खोज हुई थी तो तब तक वैज्ञानिक मानते थे, देखो जीव दो मतलब प्रकृति में उपस्थित सभी, जैसे कुछ निर्जीव होते हैं कुछ सजीव होते हैं, तो वैज्ञानिकों ने ये माना था कि जो निर्जीव तत्व विद्यमान हैं यहाँ पर वो 92 तत्वों में से किसी भी एक तत्व से बने हो सकते हैं। जो 92 तत्वों की जब खोज हुई थी उन 92 तत्वों में कोई भी एक तत्व से बने होते हैं जो निर्जीव चीजें होती हैं, ठीक। लेकिन जो सजीव होती हैं, जो जीव होते हैं,
उन 92 तत्वों में से सिर्फ 36 तत्वों से ही बने होते हैं। मतलब जीव द्रव्य में 36 यौगिक विद्यमान रहते हैं। अब ये तत्व ये यौगिक क्या है? जैसे कैल्शियम, सभी सजीवों के अंदर कैल्शियम होता है कि नहीं? सोडियम होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, ठीक, मोलिब्डेनम होता है, जहाँ हालांकि मोलिब्डेनम बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में होता है। तो ऐसे ही 36 तत्व जीव द्रव्य में पाए जाते हैं, ठीक। इसमें कुछ कार्बनिक होते हैं और कुछ अकार्बनिक होते हैं, ठीक। तो हम कुछ बोलते हैं तो तुमको इसके आगे लिखना है, ठीक। निर्जीव पदार्थों के संयोजन में, निर्जीव पदार्थों के संयोजन में प्रकृति के सभी 92 तत्वों में, प्रकृति के सभी 92 तत्वों में से कोई भी तत्व भाग ले सकता है, तत्व भाग ले सकता है। मतलब क्या है कि जो निर्जीव पदार्थ होते हैं उनके संयोजन में इस प्रकृति में उपस्थित 92 तत्वों में से कोई भी पदार्थ संयोजित, मतलब किसी भी पदार्थ का बना हो सकता। उसके आगे लिखो, लेकिन सजीव पदार्थ के संयोजन में, लेकिन सजीव पदार्थ के संयोजन में इनमें से लगभग 36 तत्व, इनमें से लगभग 36 तत्व ही भाग लेते हैं, ही भाग लेते हैं। मतलब जो सजीव वस्तुएं या पदार्थ होते हैं उनमें सिर्फ 36 तत्व ही भाग लेते हैं, ठीक। तो जो जितने भी सजीव होते हैं उनमें 36 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन से? लिखो नीचे वाली लाइन से। जीव द्रव्य में ऑक्सीजन, जीव द्रव्य में ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन के साथ, तथा नाइट्रोजन के साथ कुछ अन्य तत्व जैसे, कुछ अन्य तत्व जैसे कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, क्लोरीन, फास्फोरस, पोटेशियम, तथा गंधक आदि भी पाए जाते हैं, तथा गंधक आदि भी पाए जाते हैं। इसी के आगे लिखो, जीव द्रव्य में, जीव द्रव्य में इन सभी अवयवों में, इन सभी अवयवों में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा, ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक, ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक लगभग 65%, लगभग 65% होती है। उपर्युक्त तत्वों के अलावा,
उपर्युक्त तत्वों के अलावा बोरान, कॉमा फ्लोरीन, बोरान कॉमा फ्लोरीन, कॉमा मैग्नीज, कॉमा सिलिकॉन, कॉमा मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम, कॉमा मोलिब्डेनम तथा जिंक भी सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं, सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक, इतना हो गया, आपको इतना लिखना है। और इसके अलावा और भी तत्व होते हैं जो बहुत ही कम या बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक, तो लिखना हमको सिर्फ इतना ही है। ठीक, अब आपकी किताब में एक तालिका दी हुई है, एक टेबल दी हुई है, जिसपे आपको 23 तत्व दिए हैं। उन 23 तत्वों में कौन से तत्व कितने % पाए जाते हैं जीव द्रव में, आपको वो टेबल बनानी है। ठीक, ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो ऑक्सीजन का लेवल है जीव द्रव में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सभी तत्वों से ज़्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है, लगभग 65%। ठीक, अब ऑक्सीजन तो आप जानते ही हैं क्यों सबसे ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन का तो हमारे शरीर में हर दफ़े काम होता है, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। ठीक, तो ऑक्सीजन का लेवल सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद हमको बनानी है टेबल। ठीक, ठीक, तो जीव द्रव में जितने तत्व पाए जाते हैं उनका प्रतिशत, ठीक, कौन तत्व कितने प्रतिशत तक पाए जाते हैं। ठीक, तो हम पहले इधर टेबल बना दें, फिर आपको समझा देंगे।
ठीक, तो आपकी किताब में टेबल बनी है, आपको टेबल बनाने है, लेकिन लिखना टेबल में क्या है, ओनली प्रतिशत, बाकी बीच का आपको छोड़ देना है। इधर आपको लिखना है तत्व, ठीक, ये तत्व लिखना है और इधर कुल प्रतिशत लिखना है। ठीक, तो 3 तत्व जो होते हैं ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन, ये कुल मिलाकर 95% जीव द्रव्य में पाए जाते हैं। ये तीनों तत्व मिलाकर 95% पाए जाते हैं। और इसके बाद जो इधर से, ठीक, फास्फोरस से लेकर मैग्नीशियम तक, ठीक, इन तत्वों का कुल योगदान होता है जीव द्रव्य में 4.25%। मतलब ये सभी तत्व कुल मिला के 4.25% तक ही पाए जाते हैं। ठीक, इनके बाद जितने तत्व हैं वो 0.75% ही पाए जाते हैं। मतलब 100% में सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो पाया जाता है कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जीव द्रव्य में ये 3 तत्व सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और अगर बात कहें इन 3 तत्वों की, तो इन 3 तत्वों में केवल 65% ही ऑक्सीजन पाया जाता है, मतलब इन 2 कार्बन और नाइट्रोजन से ज़्यादा। ठीक, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है जीव द्रव्य में। और अगर 3 तत्वों की बात की जाए तो कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन 95% पाए जाते हैं। ठीक, तो आपको ये टेबल बना लेनी है। और हमने आपको पहले ही बता दिया कुल प्रतिशत अकेला लिखना है और इधर तत्व, इधर कुल प्रतिशत, तो इतनी टेबल आपको बनानी है। ठीक, इसके बाद अगला टॉपिक है जीव द्रव्य के तत्व। ठीक, तो इसमें हमको थोड़ा लिखना है। हाँ, शरीर में इनकी मात्रा के अनुसार, शरीर में इनकी मात्रा के अनुसार जैविक अणुओं को निम्न श्रेणियों में बांटा गया है। निम्न श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक, तो कुल 3 श्रेणियों में बांटा गया है। अब 3 श्रेणियां क्या होती हैं? जो सबसे अधिक मात्रा में तत्व पाए जाते हैं, पहले वो श्रेणी हो गई, और उसके बाद जो उनसे थोड़ा कम मात्रा में पाए जाते हैं दूसरी श्रेणी होगी, मतलब मध्यम श्रेणी, और एक सबसे जो बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं जिसे कहते हैं निम्न श्रेणी। ठीक, तो पहली श्रेणी में है प्रमुख या प्रधान तत्व। तो प्रमुख या प्रधान तत्व से मतलब है कि जो तत्व प्रमुख हो और प्रधान हो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये हेडिंग डाल के आपको लिखना है ये कार्बन हाइड्रोजन, ये कार्बन हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन है, तथा ऑक्सीजन है। जो जीव द्रव्य एवं कोशिकीय घटकों का, जो जीव द्रव्य एवं कोशिकीय घटकों का 95% भार बनाते हैं, 95% भार बनाते हैं।
ठीक, सिर्फ इतना ही लिखना है। अब दूसरी हेडिंग है अप्रधान या लघु तत्व, मतलब जिनकी प्रधानता थोड़ी सी कम होती है और लघु मतलब सूक्ष्म से थोड़ा ज़्यादा, ठीक, पाए जाते हैं। तो इसमें लिखना है ये तत्व जीव द्रव्य, ये तत्व जीव द्रव्य एवं कोशिकीय घटकों का, एवं कोशिकीय घटकों का 4.25 नहीं सॉरी 4.25% भाग बनाते हैं, 4.25% भाग बनाते हैं। इनमें कुछ धातुएं कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम तथा आयरन है। अगला है तीसरी हेडिंग ट्रेस या सूक्ष्म मात्रिक तत्व। ठीक, सूक्ष्म मात्रिक, ठीक, ट्रेस या सूक्ष्म मात्रिक तत्व जो बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक, तो इसमें लिखिए ये 12 तत्व हैं, ये 12 तत्व हैं जिनकी कोशिकाओं को सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है, सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। इनमें धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के तत्व मौजूद हैं। इनमें धात्विक व अधात्विक दोनों प्रकार के तत्व मौजूद हैं। अब देखो इसमें हमने कहा है कि 12 तत्व शामिल हैं। ठीक, तो जो टेबल बनवाई थी उसमें हमने 26 तत्व ही लिखवाए थे और जीव द्रव्य में कुल मिलाकर 36 तत्व विद्यमान रहते। ठीक है, तो जो मेन जिनका मतलब पता चल चुका है वो लिख गए हैं। ठीक, बाकी कुछ रह गए हैं, ठीक, जिनका अभी पता नहीं चला, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि वो होते हैं। ठीक, तो 10 तत्व तो अभी लिखे नहीं हैं। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर 12 हो गए, क्योंकि टेबल में जो सूक्ष्म मात्रिक तत्व हैं वो 12 नहीं लिखे हैं। लेकिन कंफ्यूज मत होना, ठीक, क्योंकि अभी 10 तत्व और हैं, ठीक, जो बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं, तो उनको लिखा नहीं है, तो आपको इतना ही लिखना है। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका जीव द्रव्य में कार्बनिक यौगिक। ठीक,
अब जीव द्रव्य में कार्बनिक यौगिक मतलब होता है, देखो जीव द्रव्य में दोनों प्रकार के यौगिक पाए जाते हैं, एक तो कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं, दूसरा अकार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। ठीक, तो कार्बनिक यौगिक से मतलब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होता है कार्बनिक यौगिक क्या कहलाते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य बंध होता है, एक अल बंध हो या दुई बंध हो या तीन बंध हो, मतलब कार्बन परमाणु कई श्रृंखला में जुड़ा होता है, उसे हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो जीव द्रव्य में कई प्रकार के कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं, कई प्रकार की शर्कराएं पाई जाती हैं, जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लूकोज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब क्या है, कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक, तो ये कोशिका में सभी पाए जाते हैं। ठीक, तो आपको सिर्फ इतना करना है, इस वीडियो में जितना हमने बताया आपको सिर्फ अभी उतना लिखना है। अब जो कार्बनिक यौगिक कौन कौन से पाए जाते हैं ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक, और एक बात और, अगर किसी को कोई किसी चीज़ में प्रॉब्लम है या राइटिंग समझ में नहीं आती है या कोई प्रॉब्लम है तो आप लिखकर भेज सकते हैं। ठीक, उसी ग्रुप में आप या फिर अलग ग्रुप में या फिर कॉल कर सकते हैं, मतलब किसी भी माध्यम से आप हमको बता सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही, क्योंकि पहला वीडियो है। ठीक, सही से यहाँ पर अभी सेटिंग नहीं बन पाई है वीडियो की, तो ऐसा हो जाता है कि अब एक दो दिन या दो या तीन वीडियो डालेंगे तो उससे क्या रोटेशन बन जाएगा, फिर आपको जो पहले वीडियो में प्रॉब्लम थी वो आगे वाले वीडियो में नहीं मिलेगी। ठीक, तो जो प्रॉब्लम हो आप कॉल के माध्यम से या फिर मैसेज के माध्यम से आप बता सकते हैं, या समझ में नहीं आया तो भी बता सकते हैं, कहाँ समझ में नहीं आया तो ये भी आप बता सकते हैं। ठीक।